Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Waqas Nawab, and today the topic I want to share with you that is making of US foreign policy. First of all, before starting this topic, one thing which I want to share with you, that is what is the agenda of US foreign policy, because we have been studying the foreign policy of United States, that how the foreign policy is made in America. तो जो अमेरिका है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो एजेंडा क्या है, टू क्रिएट मोर सिक्योर, डेमोक्रेटिक एंड प्रॉस्पेरियस वर्ल्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अमेरिका and the international community. So this is the constitutional agenda of US foreign policy, that any president, any political party came into the power, they are supposed to track the foreign policy objective of America to create secure, democratic, prosperous world, first for American and then for international community. So today presentation will be divided into four parts. First of all, I will be telling you about the foreign policy. Specifically, we will be talking about the US foreign policy, then why foreign policy is needed, how foreign policy is formed in America, and then ultimately the conclusion. Why foreign policy? What is foreign policy? Foreign policy जो है actually it is the behavior of the state, it is a strategy, it is a planning which every state develop while establishing its relation with the other state. When we talk about America, that why American foreign policy is important and why we have been studying about American foreign policy, because US foreign policy is highly influential on the world stage and it is the only superpower. US foreign policy has been the subject of much debate, criticism and admiration both domestically and abroad. हम इसको इसलिए भी स्टडी करते हैं क्योंकि इसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसका डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर जो है इनकी जो कंट्रोल है, और ये जो अमेरिकन हैं ये अब्रॉड अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करते हैं. लिहाजा जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन शॉर्ट, फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है जो हर रियासत बनाती है, जिस तरह अमेरिका ने भी बनाया हुआ है, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अपने जो मफादात हैं, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसको जो है वो किसी तरह परसू किया जाए. अब हम आ जाते हैं जी दूसरी स्लाइड पे, वो है जी वाई फॉरेन पॉलिसी. हमें इस बात का पता है कि हर रियासत फॉरेन पॉलिसी बनाती है, अपनी खारजा पॉलिसी बनाती है. क्यों बनाती है, उसकी जरूरत क्यों आती है? तीन चीजें हैं. सबसे पहले देखिए, ये बेस्ट चॉइस होती है हर रियासत के पास, द बेस्ट चॉइस टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट फॉर द achievement protection and promotion of national interest. When a state is adopting a behavior, it is creating its relations, ठीक है, it is negotiating, it is doing war, ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए. ये तीन चीजें, नेशनल इंटरेस्ट की अचीवमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए, जो एक स्टेट होती है वो किसी भी हद तक जो है वो जाती है. अब वो कैसे उसने अपने इंटरेस्ट को हासिल करना है, किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है, ये जो है ना, ये चीज जो है वो डेफिनेट नहीं है. डज नॉट मैटर कि आप किस तरह से अपने जो इंटरेस्ट है उनको अचीव कर रहे हैं. जैसा कि इटली के पॉलिटिकल फिलोसोफर थे मैकियावेली, वो कहते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन. और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ये एक खसूसियत है क्योंकि वो रियलिज्म के फॉलोअर है. लिहाजा वो बाय ऑल मीन्स, वो फेयर हो या फाउल हो, हुक और बाय क्रुक हो, तो यूएस जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें
वो टाइम टू टाइम उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो चेंज भी होती रहती है। हर रियासत की ऐसी होती है। जैसे कि लॉर्ड पामरस्टॉन ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि फॉरेन पॉलिसी it doesn't remain same, it is keep on changing, there is neither a permanent friend nor a permanent foe। तो जो रियासत है, जो अमेरिका है, वो भी वॉर भी करती है, पीस भी करती है, डायलॉग्स भी करती है, अलायंस भी करती है, वो डिसीव भी कर देती है। मतलब जिसके साथ कांटेक्ट में है, मुआहदे में है, उसके साथ धोखा भी कर देती है। उसके मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरनेशनल लॉज को वायोलेट भी कर देती है, वो ट्रीटीज को ब्रेक भी कर देती है, वो अपनी प्रायोरिटीज को चेंज भी कर लेती है। ये तमाम चीजें, ये इसके मल्टीपल जो है ना बिहेवियर हैं जो कि वेरी करते हैं। मगर जो चीज परमानेंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ नेशनल इंटरेस्ट। देयर इज नाइदर अ परमानेंट फ्रेंड नॉट अ परमानेंट फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ देयर इज समथिंग परमानेंट, दैट इज द नेशनल इंटरेस्ट। तो जो वाई फॉर पॉलिसी इज नीडेड, इस स्लाइड में ये बताया गया है कि हर रियासत को अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी मफाद, उसकी अचीवमेंट, प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए जो है वो जरूरत होती है फॉरेन पॉलिसी की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो है जी कि जो हु फॉर्म फॉरेन पॉलिसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। हर रियासत जो है अपनी खारजा पॉलिसी बनाती है अपने मफादात की प्रोटेक्शन, प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए। जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट है। आमतौर पर जो है ना इंसान कंफ्यूज ही होता है कि अमेरिका में कौन सा इदारा हकीकत में जो है ना वो डिसीजन मेकर है, फैसला साज है। क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होने के बावजूद प्रेसिडेंट के साथ-साथ जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी जो कांग्रेस है, वो भी खारजा पॉलिसी की जो तश्कील है उसमें बड़ी अहमियत की हामिल है। अमेरिका में क्योंकि दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत है और वो क्लेम भी करता है, चैंपियन है डेमोक्रेसी का, दुनिया में कहीं भी कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो वो इसको इवज़ बना के जो है ना वहाँ पर इंटरवीन भी करता है। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन भी जो है ना इसमें शुमार होती है। अब जो अमेरिका है वो दुनिया में अपनी जो इकोनॉमिक और जो उसकी जो जियोग्राफी है, उसका जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और ख़ास तौर पर उसका जो एक जो एक्सपर्टीज़ है डिफेंस डिपार्टमेंट में, उसकी वजह से हमेशा जो अमेरिका है वो लाइमलाइट में रहता है। इसलिए उसको, अमेरिका को अंदरूनी, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसको दुश्मनों का भी खतरा रहता है। इसलिए बेशुमार दूसरे इदारे भी मौजूद हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीआईए है, स्टेट डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है और बेशुमार खुफिया इदारे और एजेंसियां मौजूद हैं दुनिया में जो अमेरिका के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, शेयरिंग करती हैं। और ये जो इनडायरेक्टली जो है वो जो खारजा पॉलिसी बनाने का जो अमल है उस पर ये जो इदारे हैं ये भी असरअंदाज होते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि जो कांग्रेस है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बात आती है जी कांग्रेस की। कांग्रेस जो कि कानून साज इदारा है अमेरिका में, जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अमेरिकन कांग्रेस है वो किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में जो है अपना जो रोल है वो परफॉर्म करती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिकन लेजिस्लेचर को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को और स्पेशली सेनेट को बहुत ज़्यादा इख्तियार देता है। यानी आपने अमेरिका ने वार को डिक्लेयर करना है या रेज, सपोर्ट एंड रेगुलेट नेशनल मिलिट्री ट्रीटीज को साइन करना है या किसी ट्रीटी को अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, ये जो इख्तियार है अमेरिकन सेनेट का आ जाता है। डिप्लोमेट्स जब लगाने होते हैं तो अमेरिका जो है उसको जो है ना वो वेरीफाई, जो कांग्रेस है उसको वेरीफाई करती है। और अगर अमेरिकन सेनेट इजाज़त ना दे, कांग्रेस इजाज़त ना दे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। इसकी जो मिसाल है, सिर्फ एक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ। जब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को भी उन्होंने मुतारफ करवाया और कहा कि दुनिया में पीस होनी चाहिए। लीग ऑफ नेशन उन्होंने जो है ना वो इस्टेब्लिश करवाने में अपना जो है वो 100% जो रोल है वो परफॉर्म किया। मगर इसके बावजूद जो अमेरिकन जो कांग्रेस थी, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमेशा से आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई है। वो इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसमें कभी इंटरवीन नहीं किया, लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ जाए। तो लिहाजा सेनेट या कांग्रेस की अप्रूवल ना मिलने की वजह से अमेरिका लीग ऑफ नेशन जो है उसका जो हिस्सा है, जो मेंबर है वो नहीं बन सका। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में वो अमेरिकन कांग्रेस के पास है। अब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं। अब अमेरिका में क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, अल्टीमेट एब्सोल्यूट पावर को यूज करता है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है दुनिया का पावरफुल जो है ना वो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सर्व करता है एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ नेशनल मिलिट्री। इसके अलावा उसको जो है एक नेशनल चीफ एग्जेक्टिव, एक चीफ डिप्लोमेट भी समझा जाता है। वो अपने डिप्लोमेट्स जो हैं उनको जो है ना वो अपनी सेल्फ कैपेसिटी में उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, देन जो है ना वो डिफरेंट जो सेक्रेटरीज हैं डिफेंस में, होमलैंड सिक्योरिटी में, ट्रेजरी में, दूसरे डिपार्टमेंट में अपने सेक्रेटरीज को अपॉइंट करता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अपॉइंटमेंट करता है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में इसलिए भी ज़्यादा हमें जो है ना वो उसका एक डोमिनेंट जो रोल नज़र आता है क्योंकि ये पब्लिकली इलेक्टेड मेंबर होता है। आमतौर पर प्रेसिडेंट होते हैं वो डिफेक्टो या टिटुलर हेड होते हैं, मगर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है क्योंकि वो पॉपुलर भी होता है, इसलिए जो फॉरेन पॉलिसी में इसका जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका जो है जियोग्राफी के एतबार से अपने जो दफाई उसकी जो महारत है उसके एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। लिहाजा वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए अपना जो डिफरेंट जो हुकूमत के इदारे हैं, गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुकूमत की तरफ से जो बनाए गए हैं, और ये ख़ास तौर पर जो है ये जो इदारे थे, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है इसके बाद जो है ये इदारे जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया। ठीक है जी? स्टेट डिपार्टमेंट है या डिफेंस डिपार्टमेंट है, इन तमाम इदारों को जो मुख्तलिफ जो मसाइल हैं जिसको या ऐसे मसाइल जो कि हो सकते हैं उनसे कॉप करने के लिए ये जो इदारे हैं उनको बनाया गया। इनमें जो है ना डिफेंस डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, सीआईए है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एफबीआई है। देन हमारे पास ये पब्लिक ओपिनियन आ जाती है कि अमेरिका क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है तो वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन को भी जो है वो एक
अच्छा, ये जो एक केस जो है ना वो मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किया है कि फॉरेन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। फॉरेन पॉलिसी तो वो होती है जो हर बस रियासत। आपकी बात कर रही है। जी सर, मैंने खुद म्यूट किया था, ये साथ जो है ना वो एक मस्जिद है तो वो ऐलान हो रहा था, इसलिए मैंने म्यूट किया था। अब आ रही है? ये एक केस मैंने यहाँ पर जो है ना वो शेयर किया है कि फॉरेन पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये बड़ा एक जो है ना हमें कंफ्यूज सा लगता है, क्योंकि जी सर, दोबारा से कौन होस्ट हो गया है? जी डॉक्टर साहब, आप होस्ट हैं, मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता, वो शायद सिग्नल चले गए थे। मैं एक केस डिस्कस कर रहा था कि ये जो ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर किया गया एबटाबाद पाकिस्तान में, तो ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक मिनट मैं शेयर कर लेता हूँ। फॉरेन पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में क्या फ़र्क होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी के बाद फॉरेन पॉलिसी बनाई क्यों जाती है? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। और इसलिए जो है वो जो डिसीजन मेकिंग में ये तमाम जो लोग हैं वो असरअंदाज होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ना सिर्फ प्रेसिडेंट, बल्कि इसमें जो कांग्रेस है या डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और डिफरेंट खुफिया एजेंसी के जो मेंबरान आ जाते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान आ जाते हैं। ये तमाम लोग मिलकर इन्होंने जो है ना एक डिसीजन किया कि मीन फॉरेन पॉलिसी बनाने में ये तमाम जो लोग हैं वो मिलकर, अब ये जो है एक सिचुएशन रूम है कि जब अमेरिकन सील्स ने 2011 का जो इवेंट होता है उसके बाद जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमने अब जो है ना वो ऑपरेशन करना है उसामा बिन लादेन के अगेंस्ट, तो किस तरह से जो है ना वो मिलकर जो है ना वो उस ऑपरेशन को वॉच भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि ये तमाम लोग मिलकर जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। इसके बाद ये देखें, ये एक बहुत अच्छी इसकी मिसाल है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, जो कि 90 में हुआ, 1990 में। जो अमेरिका जो थे, इन्होंने नेटो अफवाज के साथ मिलकर तकरीबन 35 ममालिक पर मुश्तमिल ये एक इत्तेहाद था, अलायंस था, और ये डिसाइड हुआ कि अब जो अमेरिका है वो इराक में जो है इंटरवीन करेगा। अब ये डिसीजन कैसे होता है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये चीज़ जा रही है। देखें, President and the Secretary of the State and Defense National Security Advisor, host of additional civilian, military and intelligence official held meeting, reviewed the intelligence at मसर कि इसमें अब ये देखिए CIA आ गई है, FBI आ गई है, reviewed the intelligence and consulted with one another with US allies around the world. US officials shared a common commitment to a set of core national interests, maintaining access to Persian Gulf oil, maintaining the credibility of US commitment to its friends and allies, maintaining a favorable balance of power in the Middle East, diplomatic pressure। के मतलब कि यूएस फॉरेन पॉलिसी में वो मुख्तलिफ जो मेथड है उसको यूज किया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर उन पर डाला कि जो मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, उसके जो अमेरिकन जो अलायंस है एशिया में, अफ्रीका में, मुख्तलिफ अराउंड द वर्ल्ड, वो इन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स लगाए जाएं थ्रू यूनाइटेड नेशन। और अल्टीमेटली ये चीज़ क्या कंक्लूड करती है कि जो मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो किया जाए, और ऑपरेशन जो डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से ये जो ऑपरेशन था, मीन जो वार है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि वाई फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी ही होती है कि आपका जो बेसिक जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके नेशनल इंटरेस्ट की अचीवमेंट, प्रोटेक्शन और प्रमोशन। उसके लिए आपने अलायंस भी करना है, पीस भी करना है, डायलॉग भी करना है, निगोशिएशन भी करनी है। मगर सिचुएशन के मुताबिक इस वक्त क्या था, पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया,
फिर जो है ना वो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी जो है ना वो डाली गई, यूनाइटेड नेशन को कॉन्फ्रेंस में लिया गया और फिर अल्टीमेटली क्या की गई, वार। ठीक है जी, वार फॉर पीस। तो ये इस तरह से जो अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये तमाम इदारे, जो कि इस पिछली स्लाइड में भी जो हमने ये देखा कि जब ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर होता है उसमें भी जो जो बाइडेन जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, ये ओबामा भी थे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिसर, सीजे के ऑफिसर और डिफरेंट जो एजेंसीज के लोग हैं वो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद है और मिलकर जो है वो फैसला करते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है और ऑपरेशन जो डेजर्ट स्ट्रोम होता है 1990 में अगेंस्ट इराक, तो उसमें भी जो है ना वो किस तरह से ये तमाम इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जी, हु आर इन्वॉल्व इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें सबसे पहले एग्जेक्टिव जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जिसमें हम प्रेसिडेंट को कहते हैं। देन इसमें जो है ना लेजिस्लेटिव बॉडी आ जाती है, सेनेट आ जाती है। जुडिशरी का इसमें एज सच कोई रोल नहीं है, अगर इसके पास कोई जाए तो ये सिर्फ उसको रिव्यू कर सकती है। हम अब इसके कंक्लूजन की अगर बात करें तो जो अमेरिका है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जो इतने ज़्यादा जो इदारे हैं वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और एक बेहतरीन फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। दुनिया में बेशुमार जगह पर फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाया गया, इंडिया है या अपना पाकिस्तान है, ये बहुत छोटी-छोटी फेडरेशंस हैं, फिर भी यहाँ पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग है वो मौजूद नहीं है। लिहाजा आपको पता है सेंटर और जो प्रोविंसेस है उसमें जो अनरेस्ट की सिचुएशन कायम रहती है। मगर ये जो सेगमेंटल ऑटोनॉमी जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेटिंग यूनिट्स को दी हुई है, इस वजह से तमाम जो लोग हैं मिलकर अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में अमेरिका की यानी फेडरेशन की सपोर्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मॉन्टेस्क्यू ने इसकी बात भी की है कि इसमें इवल ऑफ इंटरप्शन नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। ठीक है, तो लिहाजा आप जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो अपना अपना काम करे। इस वजह से भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है अपना एक जो यूनिक जो अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करता है। चेक्स एंड बैलेंस रखा हुआ है, मतलब कि ये ठीक है कि वहां पर सेपरेशन पावर है, मगर इस चेक एंड बैलेंस की वजह से जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर डिप्लोमेट्स को लगाता है तो उन डिप्लोमेट को लगाने के लिए उनको सेनेट जो है उससे भी मंजूरी जो है ना वो लेना पड़ती है, कांग्रेस इसकी रेटिफिकेशन करती है। उसने किसी को इमदाद देनी है तो भी जो है ना वो कांग्रेस मीन लेजिस्लेचर उसमें आ जाती है। तो कंप्लीट उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस में हमें एक फर्क नजर आता है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, ये सबसे बड़ी अहम बात है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस वजह से भी मजबूत है, पूरी दुनिया में इसका एक इन्फ्लुएंस इस वजह से है कि वहां पर जो इदारे मौजूद हैं जिसकी अभी हमने पीछे बात की है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से कोई भी जो शख्स है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मजबूत नहीं हो सकता। हमेशा अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनको ही जो है ना वो पेश नज़र रखा जाता है। लास्ट टाइम हमने जो इज़राइल लॉबी की भी बात की थी, ठीक है? तो ये जो इदारे हैं अल्टीमेटली जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट की ही बात करते हैं, किसी कंट्री की ये सपोर्ट ज़रूर करते हैं। जी, डॉक्टर साहब आप फिर होस्ट बन गए हैं, शायद फिर सिग्नल इश्यू चले गए थे। ठीक है सर, मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, यही था। हेलो। जी विकास, आपने ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन की बात की है, सर फॉरेन पॉलिसी में इसका क्या रोल है? सर फॉरेन पॉलिसी में इसका ये रोल है कि वैसे तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होती है वो ही जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, उनका ये एक लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो स्ट्रांग होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, लिहाजा प्रेसिडेंट का
क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट का ये राइट है कि वो क्योंकि बीइंग हेड ऑफ द स्टेट अलोंग विद गवर्नमेंट वो फॉरेन पॉलिसी बनाए। विकास अगेन आपकी आवाज खराब हो रही है। जी सर, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने इसलिए इसमें जो है ना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को ऐड किया है, क्योंकि अमेरिका में ये सिस्टम है, वहां पर एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपना अपना काम कर रहे हैं। इस थ्योरी को उन्होंने अपनाया, मगर इसकी जो है ना, मैंने बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क है। अमेरिका इसमें ना सिर्फ अमेरिका फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें जो है ना वो लेजिस्लेचर भी अपना रोल प्ले करती है। तो एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बन जाती है। एक शख्स जो है ना अकेला फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता, जिसकी वजह से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डेवलप होती है। जी डॉक्टर साहब। विकास आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आवाज ब्रेक हो रही थी, जी सर। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, अदरवाइज दैट इज अ वेरी वेरी गुड, इवन थैंक यू। दैट इज एक्सीलेंट। थैंक यू सर। ओके, सो प्लीज नेक्स्ट कैंडिडेट मोहम्मद अबू बकर। विकास इनको जरा होस्ट बना दें। डॉक्टर साहब आप होस्ट हैं, आप बन गए। मैं जब जब भी मेरा ड्रॉप होता है ना, तो होस्ट दोबारा आप ही बन जाते हैं, आप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। जी हो रही है, जी हो रही है। इंडिया। अच्छा जी, मोहम्मद अबू बकर, मेरा जो टॉपिक है आज का प्रेजेंटेशन का फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया है। इसमें सबसे पहले हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है या क्या फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू the sum of total principles, interests and objectives which a country promotes while interacting with other countries. फॉरेन पॉलिसी जो है ये मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ भी हो सकती है, ये कभी भी एक नहीं रहती, जैसे कि विकास साहब पहले बता चुके हैं। इट इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट and to achieve goals, development of nation states and increasing interaction among them has resulted into formation of ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपके साथ? जी जी भाई हो रही है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है मेरा मेकिंग प्रोसेस में। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो इट इज़